सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का, छत्तीस बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि जो आज आपने इस चुनावी सभा में पहुँच करके हम सबको बड़े उत्साह के साथ में, बड़े जोश के साथ में स्वागत करते हुए इस सभा स्थल तक पहुँचाया। मेरे पास शब्द नहीं है जिससे पूरी ग्राम बस्ती का मैं धन्यवाद करूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के अंदर आपको फैसला करना है आपकी भावी सरकार और भावी विधायक का, क्योंकि 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन और उससे पहले 10 साल पहले का कांग्रेस पार्टी के शासन आपने देखा। अच्छे और बुरे की पहचान आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 10 साल जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का राज था, उस समय के जो किए हुए कार्य थे, अगर मैं एक एक गिनाने लगूं तो मैं समझता हूं पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर एक बड़ी संस्था, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या कोई दूसरा IIT IIM जैसी संस्था इसमें दी जाए। इस 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक संस्था का नाम नहीं गिना सकती जिसे कह सकते हैं कि हमने प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए ये संस्था दी है। और इन नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, लेकिन उसके पास अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो हाथ के हुनर के आधार के ऊपर अपनी रोजगार दे सकता है। इस सरकार ने सिर्फ एक बात की कि हमें राज करना है, चाहे कैसे भी करें, जिसमें भाई से भाई को, जाति से जाति के, धर्म से धर्म को लड़ाना, हिंदी मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के भेदभाव में डाल करके आप राज करते रहे। इस 10 साल के अंदर अनेकों वादे इन्होंने किए। किसानों की दशा सुधार देंगे, गरीबी कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, इनकम बढ़ा देंगे, 5 ट्रिलियन अर्थशास्त्र की यानी आर्थिक स्थिति पहुंचा देंगे, 15 लाख रुपए आपकी जेब में डला देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिला देंगे। लेकिन अफसोस ये है कि न इनमें से काम पूरा हुआ और न ही इन्होंने कोई प्रयास किया। आज परिस्थितियां ये हैं कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी की संख्या वो बढ़ती जा रही है और हरियाणा जैसे 1 नंबर रोजगार में था, 1 नंबर बेरोजगारी के अंदर है। ये हमारा एक दुर्भाग्य है जो इस सरकार की देन। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश की तरफ आप नज़र मारोगे तो आपको लगेगा न कर्मचारी, न व्यापारी, न किसान, न मजदूर और न कोई कार्यकर्ता इस बात से संतुष्ट है कि जो सरकार कार्य कर रही है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वादे किए थे उनको तो पूरा करने की छोड़ो, बल्कि जो किए हुए काम थे उनको भी मेंटेन नहीं कर पाए। आज किसान और जवान का हमारा ये क्षेत्र जो प्राथमिकता के आधार के ऊपर हमारी ज़मीन कम है और संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो एक ही बात सोचते थे कि एक भाई जमींदारी में 1.5-2 एकड़ 3 एकड़ आती है उसमें काम करेगा और हम फौज के अंदर जा कर के अपने परिवार को मदद करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि इस सरकार ने एक ऐसी अजीब स्कीम ला करके इस प्रदेश के उन नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया जो फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा करना चाहते थे, जिसका नाम है अग्निवीर। पहले 5500 बच्चे हर साल फौज के अंदर जाते थे। मैं समझता हूँ कि हर 10वां जवान भारतीय सेना के अंदर हरियाणा का गिना जाता था। आज उसे कम करके मात्र 500 बच्चे अग्निवीर में जाते हैं। कहाँ 5500, कहाँ 500, फैसला आप करें। और उस 500 में भी आपके 75% बच्चे 4 साल बाद रिजेक्ट होकर आ जाएंगे। जो रिजेक्ट होकर के आएंगे उनका कोई भविष्य नहीं है, न रोजगार है, न उसके अंदर उसके रिटायर्ड बेनिफिट्स है और न ही कोई रीएडजस्टमेंट यानी सोशल जॉब सिक्योरिटी वो है। तो वो बच्चा क्या करेगा? जो 18 साल का गया, 22 साल में आ गया, उसके पास मायूसी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं बचता। या तो बहुत मायूसी में आत्महत्या करेगा, या वो नशाखोरी करेगा, या फिर अपराध के अंदर जाएगा। क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए हमने इस सरकार को हिस्सा दिया? इस सरकार ने ऐसी ऐसी चीज़ें जो कभी सोची भी नहीं थी, जिसमें नोटबंदी और GST का बिना सोचे समझे लागू करना,
जहाँ व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए जो मेडिसिन जाती है, दवाई आती है, उनके ऊपर भी 18% GST लगा दिया। अरे दुनिया दान करती है एक साधारण आदमी के जीवन को बचाने के लिए, तुमने तो सारी जनता के जीवन के ऊपर टैक्स लगा दिया। इनकी भावना नहीं आई कभी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर श्रेय क्या लेते हैं, ये देखिए हमने इतना रेवेन्यू आपसे पैसा लेके आपके सिर पे टिका दिया, आपका वजन पैरों पे आएगा। ये बात ध्यान कर लें। कोई भाई अर्थशास्त्र को समझने वाला है तो ये देख ले कि जो GST की कलेक्शन है उस कलेक्शन के अंदर टैक्स कितना है और बाकी रेवेन्यू कितना आता है, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हम खा खड़े। यही हालात प्रदेश की सरकार की। जब 2014 में आपका राज गया था तो 1966 से 14 तक प्रदेश पर कर्जा था सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए, अंदाज़ा लगाना आप। और 14 से 24 के अंदर वो कर्जा हो गया आपका 4 लाख करोड़ से भी ऊपर। आप सोच के देखिए कि 48 साल में तो 70,000 और 10 साल में 4 लाख से ऊपर। तो क्या कभी कोई सरकार, घर या संस्था कर्जे से चल सकती है? कर्जा सोने नहीं देता, दिनों रात चलता है। हरियाणा का जो बजट पेश हुआ तो उसमें एक सर्कल बना हुआ रहता है कि कितना देनदारी और कितना आमदनी। देनदारी के अंदर 35.7% देनदारी है। किस चीज़ की? कर्जे की किस्त और कर्जे का ब्याज। अंदाज़ा लगाओ कि 1/3 से ज़्यादा सिर्फ आपके ब्याज में और किस्त में जा रहा है। आपको क्या मिलेगा? और ये धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। इन परिस्थितियों के अंदर इन लोगों से लोग नाखुश हैं और लोगों ने मन बना लिया है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति एक आंधी और तूफान चली हुई है कि सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस, मैं समझता हूँ, बहुत बड़े बहुमत के साथ आपके प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को अपेक्षाएं हैं कि जो कांग्रेस ने राज किया था फिर उसको आजमाते हैं। ये तो कहते हैं अच्छे दिन लेके आएंगे, हम कहते हैं हमारे वही दिन लौटा दो जो पीछे गए हैं। ये आम आदमी की मांग है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा है। 3-4 बातें जो मेन तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर घोषणाएं की जो आम आदमी तक जानी जरूरी है, ताकि आम आदमी इस बात को समझ सके कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा उसमें। सबसे बड़ा बेनिफिट भाई माँ बाप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और माँ बाप जब किसी भी परिस्थिति में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूर कमज़ोर है और बच्चों से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो कई बार माँ और बाप इस परेशानी में रहते हैं कि करें तो करें क्या, बेटा या बहू देना नहीं चाहते, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि अब 3100 आपको रुपए पेंशन के देंगे, जो अब तक नहीं दिए, सिर्फ 3000 अब किए। भाई कांग्रेस ने फैसला किया है जिस दिन आपका राज आएगा 1 महीने के अंदर 6000 रुपये आपकी पेंशन कर दी जाएगी। और जो हमारी बहन विधवा है उनके भी 6000 पेंशन, और जो भाई विकलांग यानी हैंडीकैप है उसकी भी 6000 रुपये पेंशन। और हमारी कोई बहन जो 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच में है, जिसकी कोई आर्थिक स्थिति है नहीं, या तो शादी नहीं हुई या घर में कोई साधन नहीं है उसके, तो उसको 2000 रुपये पर मंथ उसकी सेवा के लिए दिए जाएंगे ताकि वो अपना जीवन कम से कम बताए। ये कहते हैं यह बीजेपी वाला तो पूछियो। और हमारी बहन सुबह चूल्हा जलाती है तो उनको गैस याद आती है। यही भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस का राज था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तो कपड़े उतार के 400 रुपये के सिलेंडर था तो कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे कि ये देखिए मार दिया महंगाई ने, हाय महंगाई हाय महंगाई। और अब 1100 रुपये हो गया, कोई नहीं बोलता। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि सरकार बढ़ते ही 500 रुपये में सिलेंडर आपके घर पहुंचा दिया जाए। एक इन्होंने प्लांट बिजली का नहीं लगाया, कोई कहता है तो बता दे कौन सा प्लांट लगाया। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम 300 यूनिट आपको फ्री बिजली देंगे, ये हमारी मैनिफेस्टो का फैसला है। इसके अलावा जो गरीब भाई है, बीपीएल परिवार है, उनको 100 गज के प्लॉट या तो 1985 में कांग्रेस ने दिए थे या हमारे टाइम पे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम कांग्रेस राज में दिए थे। लेकिन उसके बाद 1 इंच ज़मीन भी इस पार्टी ने किसी गरीब आदमी को बीपीएल को नहीं दी।
भाई उस बीपीएल के अंदर अब की बार हमने तय किया है कि 100 गज का प्लॉट खाली नहीं देंगे, उसमें 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम बना करके देंगे ताकि आप अपना जीवन ठीक बता सकें। और भाई सबसे बड़ी बात, आप लोग ओबीसी में आते हो, बीसी में आते हो, एससी में आते हो, तो इन्होंने एक क्रीमी लेयर लगा दी। वो क्रीमी लेयर क्या है कि आपका पहले तो हमने 10 लाख था हमारा मांग, इन्होंने उसको 6 लाख कर दिया। उन्होंने 6 लाख कर दिया। अब जब हमने 10 लाख किया तो उन्होंने 8 लाख किया है। यानी जो बच्चा हमारे घर का है, अगर माँ बाप की इनकम 8 लाख से ऊपर है या 8 लाख 1 हज़ार है, तो भी उस इंटेलिजेंट बच्चे को उस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इन्होंने जानबूझ के काटा मार दिया ताकि आप बीसी और एससी वाले लोग परेशान रहें। हमने फैसला किया है भाई 6 लाख से 8 लाख नहीं, जैसे ही राज आएगा सीधा 10 लाख करेंगे ताकि आम आदमी को उसका बेनिफिट मिले। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब कहते हैं फैमिली आईडी, कोई काम करो फैमिली आईडी, रजिस्ट्रेशन कार्ड फैमिली आईडी, कहीं हॉस्पिटल जाना है फैमिली आईडी, यानी पीपीपी परिवार पहचान पत्र। हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र। ये कोई काम नहीं, लेफ्ट राइट घुमाना, कोई काम न करना। कांग्रेस ने कहा कि जिस दिन आपकी सत्ता आ जाए आते इस पर काटा मार देंगे, कोई आईडी की जरूरत नहीं है, आप सीधे आपने जाना। ऐसा ही हाल पोर्टल का है, हर चीज़ पोर्टल पे, हर चीज़ पोर्टल पे। तो हम तो ये कहते हैं भाई ज़रूरत होगी तो किसी पोर्टल को यूज़ किया जाएगा, वरना बिना ज़रूरत वाले सारे पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। और लास्ट में देखिए, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। शरीर सुखी है तो साधन अच्छे लगते, अगर शरीर में दुख है तो वो कहता है इस पैसे को आग लगा दे, मेरे शरीर में चैन दिला दे भगवान। भाई इसलिए कहा जाता है भाई कोई भाई ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि जिसका इलाज किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना ज़रूरी है, और उस हॉस्पिटल में खर्चा 10 से 15 लाख 20 लाख सरकार देती है, आयुष्मान में सिर्फ 5 लाख, वो भी गिनती के लोगों को। तो कांग्रेस ने फैसला किया है भाई ऐसी बीमारी वाले, भगवान न करे जरूरत पड़े, कोई भी हमारा भाई पेशेंट होगा उसको 25 लाख तक का इलाज सरकार करा के देगी। ये एक मानवता के नाते एक बहुत बड़ा फैसला है भाई। ये सब बातें हमारी तरफ से हैं। और अब जो हम मेन बात करना चाहते हैं, भाई आपने आशीर्वाद दिया और भगवान ने मौका दिया, तो भाई ये नौजवान बच्चों का भविष्य देखा नहीं जाता। हमारा प्रयास रहेगा IMT खुडाना हम यहाँ लेके आए, बड़ा उद्योग हमारे यहाँ पर लगे, ये पहला प्रयास रहेगा। दूसरा देखिए, मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था प्रस्तावित, जिस दिन अर्जुन सिंह जी आए थे, इन्होंने आते ही उसको काट करके बंद कर दिया। भाई सरकार तो इन्हीं की है, लेकिन लड़ाई पूरी लड़ेंगे। पहले भी लड़ रहे, हम पत्र भी लिख दिया, पत्र एक्सचेंज भी हो लिया कि भाई ये हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि आज का जो हॉस्पिटल है महेंद्रगढ़ के अंदर, जब कोई भाई बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पास जाते हैं, एक लाइन लिखता डॉक्टर, इलाज नहीं करता, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू जयपुर, रेफर टू गुड़गांव। यानी आपको केस को गुड़गांव, दिल्ली और रोहतक भेज दिया जाता है। उनमें से 40 से 50% लोग बेचारे अगली जगह पे पहुंचने से पहले हमसे अलविदा कह के चले जाते हैं। ये भावना ना रहे, इसलिए किसी भी हालत में हम एक मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल फैसिलिटी हमें भी मिलती रहे। और भाई आखिरी बात, आपने मान सम्मान खूब दिया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस और दूसरी पार्टी जेजेपी के लोगों ने ज्वाइन की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 1 और 1 11 का काम करेंगे। आपको अच्छा सम्मान हम देंगे, ये हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। एक बात और, कई कहेंगे नेताजी हाँ बोले तेरे वोट तो दे जाएंगे लेकिन हमारा आया को नहीं करे। मैं बोले क्यों? बोले कोई न कोई कह दोगे तो दूसरी पार्टी को से। तो भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपको और मेरे को कोई तीसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे से रिश्ता रखना, किसी बिचौले की जरूरत नहीं है, मेरे से बात करना, क्योंकि आप देंगे और मैं लूँगा, ये दिया हुआ फेवर आपका है। और भाई वैसे भी कहा जाता है कि घी तो रात के अंधेरे में भी दिख जाता है, तो ऐसी क्या बात है, आप जो काम करेंगे उस काम को भुला कौन देगा। तो किसी भ्रांति में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह दिख रहा है, अंधेरा नहीं है।
जो मेरा साथी है वो मेरे लिए काम करता है, किसी के कहने से या किसी के बीच में लाने से बदलेगा नहीं। ये हमारा और आपका सीधा विश्वास का रिश्ता रहेगा, ये मैं गारंटी से आपसे कहता हूँ और आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों ने मान सम्मान की पगड़ी दी है, ये मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान को ऊंचा करके रखूँगा। लेकिन साथ ही एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपने अनेकों बार अनेकों नेताओं को देखा, आपने नेताओं को बनते भी देखा, बिगड़ते भी देखा है। नेता एक दिन में पैदा नहीं होता, कोई सोचे कि एक दिन में नेता हो जाता है। एमएलए एमपी बनना अलग बात है, नेता बनना अलग बात है। अनेकों नेता ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ, जैसे देवलाल की लगा लें हम, जितने चुनाव उसने हारे शायद इतने जीता नहीं होगा, लेकिन देवलाल एक नेता था। तो नेता बनाना इस जनता का काम है, काम कराना उस नेता का काम है। मैं विश्वास देता हूँ कि आपके इस भावना को मैं टूटने नहीं दूंगा, लेकिन आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप भी उस गरिमा को रखना कि अपने किसी साथी को अगर ऊपर चढ़ने का मौका मिलता है तो जैसे पीछे हुआ, जब हमें तो एक मौका मिला था लेकिन हमारे भाइयों ने नहीं समझा और उसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ा कि हम पर एक अविश्वास सा लोग करने लगे हैं कि यार तुम्हारे लोग समझबूझ से काम नहीं लेते, भावनाओं से काम लेते। तो भाई मेरा ये विश्वास है, अपनी सोच से समझ से काम लेना, भावनाओं को छोड़ देना, जो अच्छा है जो सच्चा है मछली की आँख की तरह निशाना बना के काम करना। फिर आपका मैं ये गारंटी देता हूँ उधर बहुमत की सरकार आएगी, जितने वजन से आप बना के भेजेंगे उससे भारी वजन से ताकत लेके मैं आपके बीच आऊँगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।